हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल मेटाबॉलिज्म। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें हम लोग आयरन के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, आयरन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आयरन में तेरे को डाइटरी सोर्स के बारे में लिखने को आएगा, उसका फंक्शन या फिर रोल, एब्जॉर्प्शन के बारे में, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है उसका। और इसमें आ सकता है तुम्हारा एक तो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन वाला क्लिनिकल्स के बारे में, और आयरन होम्योस्टेसिस के बारे में। तो इसमें जो हम लोग इन सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहो। अगर तुमको पूरा अच्छे से समझना है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या फिर आयरन के बारे में, आयरन के मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के बारे में। ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो इंक्रीज करता है आयरन एब्जॉर्प्शन को, और वो फैक्टर जो डिक्रीज करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। देखो, तुमको मतलब पूरा सारा चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स उसको इंक्रीज़ करता है बेसिकली। ठीक है। तो फैक्टर्स जो उसको इंक्रीज़ करता है वो होता है तुम्हारा सिस्टीन। ठीक है। और क्या करता है, विटामिन सी। भाई, ये विटामिन सी तो एकदम अपने दिमाग में ना डाल लो कि विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। साथ में क्या क्या और चीज़ें आती है, लाइक गैस्ट्रिक HCl। हाँ, इंटरेस्टिंग ना। मतलब HCl, गैस्ट्रिक HCl जो निकलता है वो तुम्हारा आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, राइट। और क्या हमारे पास कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज करता है। दूसरा हम लोग बताते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिक्रीजेज द आयरन एब्जॉर्प्शन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज करता है इसके एब्जॉर्प्शन को। वो होता है तुम्हारा फाइलेट्स, ऑक्जिलेट, फॉस्फेट और लीड। ये क्या होता है बेसिकली, ये डिक्रीज कर रहा है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। कौन कौन सा, इट्स फाइलेट्स, ऑक्जिलेट, फॉस्फेट और लेड। ये सब क्या करते हैं, इनको डिक्रीज कर रहा है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, मतलब आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है। ठीक है भाई। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा जो आयरन होता है ना, जो तुम खाते हो अपने खाने में, बेसिकली योर डाइटरी आयरन, राइट, वो किस फॉर्म में होता है, बता सकता है कोई। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेजिट मैं बता रही हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अच्छे से सुनो। इट्स Fe+3 की फॉर्म में होता है। ठीक है। मैंने बोला था कि विटामिन सी जो होता है वो इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि विटामिन सी इज़ द वन विच इज़ इंक्रीजिंग इट्स एब्जॉर्प्शन। और ये होता है तुम्हारा एक ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। भाई, इसका मतलब क्या है यार कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। देखो, ये ना जो विटामिन सी होता है ना बाबू, ये विटामिन सी क्या करता है कि तुम्हारा जो Iron+3 है, इसको ये Iron+2 की फॉर्म में कन्वर्ट कराता है, क्योंकि Iron+2 की फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देखो, ये जो आयरन है ना, जब ये जो ड्यूडेनल इंटेरोसाइट्स होता है उसके अंदर में, मतलब जब इंटर कर रहा होता है बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर में, तो ये उसके ऊपर जो एक प्रोटीन लगा हुआ रहता है। अभी सुनो मेरी बात, अभी थोड़ा और देख लो, उसके बाद समझ आ जाएगा। देखो, मान लो कि यहाँ पे ना इसका ये पार्ट है बाहर वाला। ठीक है। इसके ऊपर ना एक कुछ होगा ना, ट्रांसपोर्टर, जिसके थ्रू ये आयरन अंदर जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग DMT1, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 होता है ये। ठीक है। तो इसके थ्रू ये ना अंदर आता है ऐसे। ठीक है। तो अगर ये अंदर आ रहा है तो ये जो DMT1 होता है ना, ये सिर्फ Iron+2 को ही अंदर लेता है, सबको अंदर नहीं लेगा। तो इसलिए इसको Iron+3 को Iron+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, अगर तुम चाहते हो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो। और ये जो विटामिन सी होता है वो यही करता है कि Iron+3 को Iron+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और विटामिन सी क्या करता है, जो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी होता है, इसको भी ये एक्टिवेट करता है। और फिर ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी भी यही करता है कि Iron+3 को Iron+2 में कन्वर्ट कराएगा, और फिर इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वो है तुम्हारा कि डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू ये आयरन जो है अंदर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो DMT1 है वो सिर्फ Fe+2 को ही अंदर लेता है। यहाँ जब तुम्हारा अंदर आ जाता है तो ये ना, फिर उसके बाद Fe+3, इसको कहते हैं अपन फेरेटिन। इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान दो। ठीक है। फेरेटिन के फॉर्म में यहाँ पे ये स्टोर्ड हो जाएगा। चलो मैं लिख भी देती हूँ कि इट्स फेरेटिन। फेरेटिन के फॉर्म में ये बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा। जब इसको काम पड़ेगा तो फिर से ये Iron+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये आएगा बाहर। पर बाहर किस चीज़ से निकलता है, ये बाहर निकलता है तुम्हारा फेरोपोर्टिन, एक प्रोटीन होता है बेसिकली। इट्स
फेरोपोर्टीन। भाई ये सब वर्ड्स वगैरह बहुत ध्यान देना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ हार्ड टाइप का, बस वर्ड्स थोड़े खेलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिकली ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर किस फॉर्म में निकला है, मैंने बोला कि जब बाहर निकलना होगा कौन सा फॉर्म यूज़ करेगा, ये Fe+2 की फॉर्म में। फिर Fe+2 जो होगा वो फेरोपोर्टीन के प्रेजेंस में इससे बाहर निकल जा रहा है। और ये क्या फॉर्म में बाहर निकल रहा है, Fe+2 की फॉर्म में ये बाहर निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये बेसिकली तुम्हारा एक, मान लो ये तुम्हारा जो था एक सेल था, ठीक है, इस सेल के ऊपर में बना हुआ था। ये थोड़ा इसके बीच में आ गया तो ऐसे थोड़ी होता होगा। तो ये समझ में आ गया, ये पूरा सेल था तुम्हारा, इस सेल के अंदर में बेसिकली तुम्हारा एंटर किया, फिर ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, फिर Fe+2 फेरोपोर्टीन की मदद से बाहर आ चुका है। बाहर आने का मतलब क्या है भाई, ब्लड में आ गया है क्या? जी हाँ, ये ब्लड में आ गया है। तो ब्लड में हमने तो सुना है कि वो Fe+3 की फॉर्म में रहता है, राइट। तो ये Fe+2 जो होगा वो सेरोप्लाज्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, अभी आगे बताते हैं। तो बेटा मैंने बोला था अभी कि तुम्हारा Fe+2 की फॉर्म में तुम्हारा फेरोपोर्टीन से बाहर निकलेगा। ये जो Fe+2 है, अब ये तुम्हारा सेरुलोप्लाज्मिन के साथ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये सेरुलोप्लाज्मिन बेसिकली इसके साथ कुछ करेगा। वो क्या करेगा भाई? सेरुलोप्लाज्मिन Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा? Fe+3 में कन्वर्ट करने के बाद ये एपोट्रांसफेरिन, ये जो होगा ना बेसिकली, ये तुम्हारा किसके साथ मिल रहा है? बेसिकली एपोट्रांसफेरिन होता है, प्रोटीन ही है, जो भी समझ लो, एपोट्रांसफेरिन। ठीक है, एपोट्रांसफेरिन के साथ मिलकर ये तुम्हारा बन जाता है ट्रांसफेरिन, राइट। इट्स R, ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसी के फॉर्म में ये जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन बेसिकली सबसे पहले Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ सेरुलोप्लाज्मिन के प्रेजेंस में, फिर Fe+3 एपो ट्रांसफेरिन के साथ ज्वाइन करता है और फिर ये ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही इसका ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है बेसिकली। अब ये जो ट्रांसफेरिन है ये क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे जाएगा और स्टोर्ड फॉर्म में हो जाएगा। जो ट्रांसफेरिन है इसके दो फेट हो सकते हैं, या तो ये तुम्हारा सिर्फ लिवर नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो लिवर ही होगा सिर्फ, या तो ये लिवर, स्प्लीन या फिर बोन मैरो, इनके अंदर जाके ये स्टोर फॉर्म में, मतलब स्टोर्ड हो जाता है बेसिकली। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? फेरेटिन की फॉर्म में। फेरेटिन मैंने क्या बताया था? Fe+3 का फॉर्म है, तो Fe+3 की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। दूसरा ये है कि मान लो कि फेरेटिन ना बेसिकली एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। जब फेरेटिन में वो मान लो स्टोर कर रहा है, फेरेटिन भर गया, उसके बाद जब इसकी कैपेसिटी मतलब पूरी फुल हो गई, उसके बाद इसका सेकेंडरी स्टोरेज होता है, और वो होता है तुम्हारा हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। इट्स हीमोसिड्रिन। ठीक है, ये हीमोसिड्रिन की फॉर्म में बेसिकली क्या हो जाएगा? फिर स्टोर होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? समझ में आया ये बात कि हीमोसिड्रिन सेकेंडरी स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि ये तो इसका पहला फेट हो गया, पहला दूसरा नहीं करते, इसके दो फेट थे, या तो ये हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा? फिर बेसिकली तुम्हारा इसको यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा इसको। पर कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा? इसको मानो तुम्हारा हीमोग्लोबिन यूटिलाइज कर रहा है, मायोग्लोबिन यूटिलाइज कर रहा है, एंजाइम्स यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि साइटोक्रोम्स भी इसको यूटिलाइज कर ले। ठीक है, पर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अभी हम बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इन सभी में तुम्हारा प्रेजेंट होता है बेसिकली आयरन। तो या तो इसको हीमोग्लोबिन यूज़ कर सकता है, मायोग्लोबिन यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम यूज़ कर सकता है, साइटोक्रोम्स यूज़ कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफेरिन में तो जो आयरन है ना वो Fe+3 की फॉर्म में है, तो क्या यहाँ भी Fe+3 की फॉर्म वाला ही यूज़ होता है? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग को Fe+2 चाहिए। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में Fe+2 चाहिए, मायोग्लोबिन में Fe+2 चाहिए। तो क्या होगा? ये तुम्हारा आयरन+3 की फॉर्म में रहता है ना, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा आयरन+2 की फॉर्म में, और फिर ये जाकर तुम्हारा इसमें यूज़ होता है या फिर इसमें यूज़ होगा। समझ में आया? दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट स्टोरेज। अच्छा, एक चीज़ ना मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पर जो तुम्हारा फेरोपोर्टीन होता है ना, इसका क्या काम करता है? एक हेप्सिडिन आता है बेसिकली, इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है ध्यान से देखना। इट्स नॉट हेप्सिडिन, रेट, इट्स हेप्सिडिन। ये जो हेप्सिडिन आता है ये बेसिकली क्या करता है? इसके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इसको तोड़ देता है बेसिकली। इसको इस साथ ज्वाइन करके इसको हटा देगा, इस गेट को ही तोड़ दिया। तो गेट को अगर तोड़ देगा तो आयरन क्या इधर आ पाएगा? आयरन इधर आ पा रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, सुनना, हेप्सिडिन क्या करता है? हेप्सिडिन आया,
फेरोपोर्टिन के साथ जाके जुड़ा, ब्लॉक कर दिया बेसिकली फेरोपोर्टिन को। अगर इसको ब्लॉक कर रहा है तो हमारा आयरन, ये जो हमारा ड्यूडेनल एंटेरोसाइट था ना, तो क्या इससे फिर उसके बाद ब्लड में आ पा रहा है हमारा Fe+2? नहीं आ पा रहा है। तो जो ब्लड का लेवल होता है आयरन का, क्या वो कम हो जाएगा? क्योंकि अब ब्लड में आ ही नहीं पा रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है बेसिकली फेरोपोर्टिन को। ये गेट बंद, मतलब इस गेट को ब्लॉक कर दिया है इसने कि इसके थ्रू अब आ ही नहीं पाएगा तुम्हारा आयरन इधर ब्लड में, राइट। तो यहाँ पे जो ब्लड में जो आयरन का लेवल होगा बेसिकली वो कम हो जाएगा। दूसरा ये क्या काम करता है कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को भी ये डिक्रीज करा देता है। मतलब यहाँ से जो तुम्हारा एब्जॉर्ब होकर DMT1 के थ्रू आयरन आ रहा था इसके अंदर में, ये भी कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे आ भी रहा था वो यहाँ से अब यहाँ आगे नहीं जा पाएगा, बेसिकली तुम्हारे ब्लड में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला भी आने का भी कम कर दिया और जाने का भी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम्हारा आयरन जो है ब्लड में कम हो जा रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, मतलब मैं रियलिटी बताऊँ, जब मैं थी ना तो मुझे बहुत बेवकूफ़ वाले डाउट्स आते थे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, वो बोलेंगे कि यार ऐसा फालतू डाउट किसी को कैसे आ सकता है, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे आया था तो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं ये सोच रही थी, ठीक है, कि यहाँ पे तो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनल एंटेरोसाइट्स है, तो ये जो तुम्हारा Iron+2 एब्जॉर्ब हुआ था वो तो तुम्हारा ब्लड से ही हुआ था। मैं लिटरली ये सोचती थी भाई कोई बात नहीं, और फिर यहाँ से फिर ब्लड में ही जा रहा है। तो यहाँ का तो मैम मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे फेरोपोर्टिन ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लड में नहीं आ पा रहा है। लेकिन आखिर अगर यहाँ का भी कम हो गया है, अगर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तब तो वो ब्लड में ही रहना चाहिए, कि ये ड्यूडेनल एंटेरोसाइट्स है ना। तो अगर ये ड्यूडेनल एंटेरोसाइट इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो इसको ब्लड में ही रहना चाहिए था, तो ब्लड का भी जो लेवल है वो बढ़ जाना चाहिए। वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सब घटिया सा डाउट नहीं आता होगा, बट मेरे को आया था। तो मैं ये बता रही हूँ कि तुम ना, मतलब भाई ये ना ये जो Fe+2 है ना, ये तुम्हारा ब्लड से आ रही है। किसने बोला है, किसने बोला कि ये ब्लड से आ रहा था? तुम्हारा ब्लड में तो तुम्हारा यहाँ से जा रहा है ना, ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये यहाँ से ब्लड में जा रहा है, राइट। ये तुम्हारा थोड़ी ब्लड से आ रहा है। सुनो, अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम क्या सोच रहे हो, अब तुम्हें हंसी आएगी लेजेंड। तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ से जो तुम्हारा आयरन आ रहा है ना Fe+2 की फॉर्म में, वो तुम्हारा यहाँ से आके फिर जो इधर जा रहा है, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि इधर ब्लड है। तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्लड है। ये पॉसिबल है क्या? मतलब तुम खाना खा रहे हो, भाई इमेजिन करो कि तुम खाना खा रहे हो, यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है एकदम, और तुम्हारा खाना जो है वो खून से लथपथ सना हुआ नीचे आ रहा है। भाई तो इधर से क्यों ना कभी कभी उल्टी आते समय तो बैक फ्लो होना चाहिए था ना, ब्लड ही निकलना चाहिए था। ऑब्वियसली ये बहुत बेवकूफ़ वाला डाउट है, बट क्या कर सकते हैं यार, आया था मेरे को इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बच्चों को भी आ सकता है इसलिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे ब्लड है नहीं, यहाँ पे तो खाना आ रहा है, डाइजेस्ट होकर 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 फिर डाइट में जो तुम्हारा Fe+3 था फिर Fe+2 में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, फिर ये तुम्हारा जाके यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था इंटेस्टाइन, ड्यूडेनल एंटेरोसाइट्स वगैरह। सॉरी, ये ना स्टमक है थोड़ा सा, और भी बेवकूफ़ियत वाली बात हो गई, कोई बात नहीं। बेसिकली जो तुम्हारा इंटेस्टाइन, मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या है, खाना है, तो एब्जॉर्प्शन तो तुम्हारा इधर हो रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ब्लड नहीं है बाबू, यहाँ पे ब्लड नहीं है। तो ब्लड का लेवल डिसाइड कहाँ से हो रहा है? ब्लड का लेवल डिसाइड हो रहा था यहाँ से, कि इससे बाहर निकल रहा है कि नहीं फेरोपोर्टिन से, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे फेरोपोर्टिन को भेज रहा है। क्लियर है ये बात? बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने ये समझाने में। हालांकि अगर तुमको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है ना अगर ये चीज़ है, तो इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये कतई कोई बात ही नहीं है एक्चुअली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कन्फ्यूज़न हो सकता है इंसान को, जैसे मेरे जैसे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए बस मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि ये इसका सोर्स क्या होता है। बेसिकली मैंने बोला था कि सोर्स भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सोर्सेज देखो, जल्दी जल्दी बनाते हैं भाई, नहीं तो फिर से ये वीडियो भी बड़ा हो जाने वाला है। तो सोर्सेज में क्या क्या आता है बताओ? इसमें आता है तुम्हारा सब कुछ डाल दो इसके अंदर में। पल्सेस होंगे क्या? बिल्कुल पल्सेस है। और क्या क्या हो सकता है बताओ? और हो सकता है तुम्हारा सीरियल्स, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा लिवर, ठीक है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अरे इसमें भी आयरन होता है क्या? जी हाँ, इसमें भी आयरन होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर गुड़ सुना है? गुड़, गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जैगरी, तो जैगरी, ड्राई फ्रूट्स। और क्या क्या हो सकता है? बीट रूट। तो इन सभी में क्या होता है बेसिकली हमारा, इतना लिख कर आ जाना काफ़ी है। पल्सेस, सीरियल्स, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, ड्राई फ्रूट्स, बीट रूट,
इन सभी में क्या होता है बेसिकली हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन ना हर एक इंसान को पता होगा, बच्चे को पता होगा कि ये ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है तुम्हारा टिश्यू के पास, और फिर टिश्यू से तुम्हारा CO2 लेकर जाता है लंग्स के पास। इतना तो पता है, मतलब ये लंग्स ही है, तो लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यू के पास, टिश्यू से CO2 लंग्स के पास। ये पहला फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन क्या है भाई, ये कि ये ना डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करे। डिटॉक्सिफिकेशन वो कैसे भाई? साइटोक्रोम P450 का नाम सुना है? साइटोक्रोम P450, इस साइटोक्रोम P450 में ना तुम्हारा बंदा आयरन रहता है इसके अंदर में, समझ में आया? तो आयरन बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि यहाँ पे किस में हेल्प कर रहा है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है भाई इसकी? तीसरी चीज़ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। अच्छा, ऐसा क्या? जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और क्या हेल्प करता है ये ना मायोग्लोबिन, भाई सबको पता है, चल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये मायोग्लोबिन में। यस, इट्स MB, जस्ट MB, मायोग्लोबिन। ठीक है, पांचवा काम क्या है भाई कि ये प्यूरिन के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। तुमने सुना था ज़ैंथिन ऑक्सीडेज पढ़ा है? नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं है, बाद में पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज हम लोग वहाँ पे पढ़े थे ना प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में। तो ये जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज होता है ना, इस ज़ैंथिन ऑक्सीडेज में तेरा आयरन प्रेजेंट होगा। तो ये तुम्हारा किस में हेल्प करेगा? प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। तुमने भाई ये तो सबको पता होगा कि हम लोग पढ़ते थे ना 11th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता था। तो जो ETC चलता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हमारा पढ़ा है यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन में भी होता था, और साइटोक्रोम भी होता था, है ना? तो उसमें भी प्रेजेंट होता था ये। ठीक है, ये था तुम्हारा, इतना पढ़ लो, मोर देन इनफ। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने बोला कि पहला ये जो सबको पता है ऑक्सीजन वाला। दूसरा बोला मैंने डिटॉक्सिफिकेशन कैसे, साइटोक्रोम P450 से। तीसरा बोला मैंने कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये मायोग्लोबिन का। फिर मैंने बोला प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज यूज होता था, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो, उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये भी तुम्हारा प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर ETC में हमने पढ़ा था कि आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, और साइटोक्रोम वाला भी एक होता था। तो ये सब उसमें भी प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो ये 6 याद रखो फंक्शन इसका, ठीक है? अच्छा, ये ना बस आइडिया याद कर लो कि मेल के अंदर में 10 मिलीग्राम होगा और फीमेल के अंदर में 20 मिलीग्राम होता है। प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के टाइम पे 40 मिलीग्राम पड़ जाता है। तो ये ना पॉइंट याद रखना कि जब प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन हो रहा होगा तो आयरन का देखो जो नीड है वो कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। नॉर्मली लड़कों में 10 है, लड़कियों में 20 है, बट जब प्रेगनेंसी हो रहा है और लैक्टेशन हो रहा है तो उसमें 40 बढ़ जा रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है और तुम लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद है नहीं, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी, जिसमें मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह और हीमोसिड्रोसिस वगैरह, हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह सब लेकर आऊँगी। अभी समझ नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इतने अच्छे से समझाऊंगी ना कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो, तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। तो इस वीडियो को करो तुम क्या, लाइक, शेयर और करो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई अगर अच्छा लगे तुम्हें तो थोड़ा कमेंट भी कर देना यार। कमेंट पढ़ने में ना, अच्छे कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है? तो कमेंट करो प्लीज़। पार्ट 2 देखना मत भूलना, बहुत आसान बनाने वाली हूँ।